self inductance of an inductor is self induced EMF developed in it due to unit rate of change of current in itself. Unit rate of change of current in itself. Current in itself. Yeah. di by dt की वैल्यू 1 कर दो तो सेल्फ इंड्यूस्ड EMF L is given by formula is the self induced EMF itself. So self inductance of coil is self induced EMF developed in it due to unit rate of change of current in itself. di by dt का वैल्यू 1 तो L का वैल्यू L. ओके क्लियर है? हाँ सर। ना अब देखते हैं, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है. इफ यू रिमेम्बर हमने आरसी सर्किट पढ़ा था. आरसी सर्किट पढ़ा था. ऐसा इन सोर्स ऑफ ईएमएफ था. फिर हमने कैपेसिटर लगाया, एक रेजिस्टर लगाया, तो ये कैपेसिटर चार्ज होने लगता है, फिर ये अपोज करने लगता है. तो फुल करंट कभी जीरो नहीं हो पाता, पूरी तरह से कभी कैपेसिटर चार्ज नहीं हो पाता. ऐसी बहुत सारी कहानियां हमने पढ़ी थी. फिर हमने देखा था 63% चार्ज होने के लिए जो टाइम लगता है उसको टाइम कांस्टेंट से डिनोट किया था. टाइम कांस्टेंट ऑफ आरसी सर्किट वाज आर इनटू सी. ये सब चीजें याद है ना? इसमें चार्ज एक्सपोनेंशियली ग्रो करता था. ऐसा चार्ज ग्रो करता था एक्सपोनेंशियली. अगर करंट देखो जो एक्सपोनेंशियली फॉल होता था ऐसा. ये बहुत सारी चीजें हमने आरसी सर्किट में पढ़ी थी, याद है? टाइम कांस्टेंट पढ़ा था एक वर्ड. हाँ सर. आरएल सर्किट में भी कुछ ऐसा ही जादू होता है. आरएल सर्किट पढ़ना है अभी हमको. तो टॉपिक है आरएल सर्किट. आरएल सर्किट से इतना फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस नहीं आते जितना आरसी से आता है, बट फिर भी इंपॉर्टेंट तो ये भी है. तो आरएल सर्किट, आरएल सर्किट में ऐसा क्या होने वाला है? देखो, सी इफ देयर वाज अ रेजिस्टर एंड वाज अ सेल. अगर मैं इसको स्विच ऑन करता था, जैसे स्विच ऑन करूंगा तो इसमें करंट सेट हो जाता था. देयर वाज नो टाइम लैग, कुछ नहीं, जो आना था करंट आ जाता था. I is equal to E by R. और तो कुछ होता नहीं था इसमें, राइट? याद है ना? हेलो. हाँ सर. तो इसमें करंट सेट हो जाता था, खत्म हो गई बात. लेकिन अगर इसमें एक इंडक्टर भी लगा होता तो चीजें थोड़ी अलग होंगी. क्यों? जैसे ही आप स्विच ऑफ करोगे तो जो करंट इससे डेवलप हो रहा है, पास हो रहा है, वो उससे भी लिंक हो रहा है, इंडक्टर से भी. हाँ. इंडक्टर से एसोसिएटेड करंट अगर आप इंक्रीज करने की कोशिश करोगे तो इसके अंदर एक ईएमएफ डेवलप हो जाएगा, वो उस करंट को बढ़ने नहीं देगा. तो जो करंट आप इंस्टेंटली मोमेंट स्विच ऑन किया वैसे ही E by R हो जाता था, अब वो E by R नहीं होगा ना. इट विल टेक सम टाइम. व्हाई? बिकॉज देयर इज एन सेल्फ इंड्यूस्ड EMF developed across the inductor which does not allows current to grow at that rate. It will oppose the current. वो इस बढ़ने हुए करंट को अपोज करेगा, करंट को बढ़ने नहीं देगा. ऑलराइट? हाँ. सो उस करंट को अपोज करेगा, करंट को अपोज करेगा तो करंट बढ़ेगा नहीं. तो जो फुल करंट आप सोचते थे कि t=0 सेकेंड्स पे ही आपका करंट एक E by R वैल्यू अटेन कर लेगा, वो वैल्यू नहीं अटेन होगी, धीरे धीरे बढ़ेगी. राइट? तो यही हमको पढ़ना है इस टॉपिक में कि कितना टाइम लगता है फुल करंट बनने के लिए, या
63% मैक्स करंट आने के लिए वही सब चीजें यहाँ पे पढ़ना है। नहीं तो सर्किट है LR सर्किट, इसमें मैंने एक ऐसा एक सर्किट है, ठीक है। ये 2 वे स्विच है। अभी मैं इसको पहले इससे कनेक्ट करूंगा, ठीक है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। 1 और 3 को कनेक्ट करूंगा मैं, ऐसा कनेक्ट करूंगा और इसको स्विच ऑन किया। स्विच अब लगाओ क्या, इसमें 1 और 3 को कनेक्ट कर दिया। 2 वे स्विच यहाँ पे लगा दिया तो 1 और 3 को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। रेजिस्टेंस इन द सर्किट इज R, इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर इज L and cell connected is of EMF E. So, जैसे आप स्विच ऑन करोगे कुछ देर के बाद समझो इसमें I करंट फ्लो हो रहा है। इट्स नॉट कांस्टेंट येट, I चेंज हो रहा है, तो इट इज नॉट बिकम कांस्टेंट बट इट इज चेंजिंग व्हाटएवर। I करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है, राइट। तो इंक्रीज होता हुआ करंट है, करंट I है एंड इज इंक्रीजिंग। current and increasing. This is increasing current. As a result, इस पे एक induced EMF आएगा इस डायरेक्शन में, राइट, जो करंट को बढ़ने से रोकेगा। So let us apply Kirchhoff's law. Let us apply Kirchhoff's law in this loop. इस लूप में Kirchhoff's law अप्लाई करते हैं। ठीक है, क्या इक्वेशन बनती है, यहां से शुरू किया, प्लस ई, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आएगा IR, राइट। सो इस पे माइनस IR और इस पे ये हायर है ये नेगेटिव, उल्टा जा रहा है ऑप्शन से, तो माइनस EL यानी LdI/dt इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन आपको समझ में आई? हेलो, हाँ सर आगे। बाकी लोग भी कुछ हाँ कुछ बोल समझ दो गया। यार। एक लड़का मेरा किधर गायब हो गया, ये क्या नाम, कीर्तन किधर गायब हो गया अभी? यही हूँ सर। तो बीच बीच में बोलना, पता ही नहीं चलता तू है कि नहीं। सो लूप लॉ लगाया तो प्लस ई माइनस IR और इसके क्रॉस एंड्स के क्रॉस जो EMF इंड्यूस हुआ है, सेल्फ इंड्यूस्ड EMF, दैट इज LdI/dt। तो अपोजिट साइन है, ये टर्मिनल पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, करंट इंक्रीज हो रहा है तो साइन द करंट इन दिस डायरेक्शन। तो E माइनस IR माइनस LdI/dt इज 0, नहीं? तो ये इक्वेशन बन गया। अब देखो, मुझे इसको सॉल्व करना है फॉर I। तो आपको याद हो तो ऐसा एक डिफरेंशियल इक्वेशन हम बनाते थे, DI/dt प्लस I इंटू R/L इज इक्वल टू E/L। ऐसा एक इक्वेशन बनाते थे। मैंने बोला था मैथ्स में उसको बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, याद है? dy/dx प्लस py इक्वल्स टू q फॉर्म में होता था, where p and q are functions of x, where p and q are functions of x। p और q जो थे वो x के फंक्शन थे। कुछ याद आ रहा है? इसको सॉल्व करने का मेथड था, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखते थे हम। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था? e रेज़ टू इंटीग्रल p dx। फिर इसका सॉल्यूशन क्या होता था? इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू q dx, ऐसा लिखते थे। याद आया? हाँ सर। कुछ याद नहीं आया? गुड।
अब देखो ऐसी चीज इसमें दिखेगी आपको, इन प्लेस ऑफ y वी हैव i, इन प्लेस ऑफ x वी हैव t, सो dy by dx is dy by dt, y की जगह i है, p इज फंक्शन ऑफ t और कांस्टेंट, तो r by l इज कांस्टेंट, और उधर q इज फंक्शन ऑफ t या तो कांस्टेंट, तो e by l है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया e रेस टू इंटीग्रल r by l dt, so e raised to rt by l, integrating factor is e raised to rt by l। solution क्या हो गया, I into integrating factor is equal to integration of e raised to rt by l into q is e by l dt, so I into e raised to rt by l is equal to integration of e raised to rt by l into e by l dt, right? अब देखो e into I into e raised to rt by l हो गया, is equal to e by l constant, e raised to rt by l का इंटीग्रेशन e raised to rt by l upon r by l plus 0, so ये l और l कैंसिल, कांस्टेंट e raised to rt by l से डिवाइड कर दो तो I is equal to e by r plus c into e raised to minus rt by l, तो थोड़ा छोटा हो गया। अब देखो इस c का वैल्यू ढूंढना है, तो जब t का वैल्यू 0 था तो i का वैल्यू कितना था, हेलो तो आपने क्या पूछा अभी? अब मुझे एक अननोन टर्म है यहाँ पे c, इस c का वैल्यू ढूंढना होता था, तो जब भी t का वैल्यू 0 तो c का वैल्यू कितना है, I minus c by r, 0 होता था, जब t का वैल्यू 0 तो i का वैल्यू था 0, स्टार्टिंग में करंट नहीं था, क्यों नहीं था, बिकॉज करंट बढ़ने के लिए फुल, तो बहुत तेजी से करंट बढ़ने की कोशिश करता और ये उसको अपोज करता, तो करंट उस वक्त 0 था, तो स्टार्टिंग में करंट 0 था, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ e by r plus c, एनीथिंग रेज टू 0 is 1, तो c का वैल्यू आ गया माइनस e by r, वो वैल्यू यहाँ उठा के डाल दो, तो i is e by r minus e by r e raised to minus rt by l, so I is e by r 1 minus rt by l। अब e और r तो कांस्टेंट है एंड हैज डायमेंशंस ऑफ करंट, तो लेट अस डिनोट बाय i नॉट, तो ये मेरा इक्वेशन बन गया, तो I is I नॉट 1 minus e raised to minus rt by l। समझा? तो करंट इन द सर्किट grows exponentially to attain a maximum value of I naught, that is E by R। अगर मैं इसका ग्राफिकल वेरिएशन दिखाऊं आपको, अगर आपको इसका ग्राफिकल वेरिएशन दिखाऊं तो कुछ ऐसा नजर आएगा, I करंट है, T इधर है, तो स्टार्टिंग में करंट है 0, एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा इनफाइनाइट टाइम पे जाके इसको टच करेगा E by R, इनफाइनाइट टाइम पे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, E by R हो जाएगी। सी at t equals to 0 I is 0, अगर इसमें t की जगह 0 डाल दो, e raised to 0 is 1, 1 minus 1 is 0, current is 0, at t is equal to infinity I is e by r, कैसे, t की जगह infinity डाल दो, e raised to minus infinity is 0, 1 minus 0 is 1, I is I naught मतलब e by r। समझा सर? पक्का? तो हाँ। ये हो गई कहानी, हाँ तो ये हो गई कहानी किसकी, करंट की।
current grows exponentially to attain maximum value of E by R in infinite time. Now, let us discuss EL. EL का क्या? तो EL जो होगा माइनस एल डी आई बाई डी टी होता है। अगर मैं आपको से पूछूं कि वोल्टेज का क्या है, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ जो डेवलप हुआ है किसके अक्रॉस, एक इंडक्टर के अक्रॉस, तो वो कितना है? तो दैट इज माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो जरा फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग। आई नॉट हो गया आपका ई बाय आर, इसका डिफ्रेंशिएट 1 का 0 माइनस ई रेस टू माइनस आर टी बाई एल, तो ई रेस टू माइनस आर टी बाई एल का तो माइनस आर टी बाई एल रहेगा इनटू माइनस आर बाई एल हो जाएगा। माइनस माइनस एक और माइनस बच गया, एल एल कैंसिल हो गया, आर आर कैंसिल हो गया, तो ई रेस टू माइनस आर टी बाई एल। तो ये हो गया आपका सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ एट टी इक्वल्स टू 0। अगर t की वैल्यू 0 डालोगे आप तो ये 1 हो गया। तो EL is exactly opposite to that of applied voltage. EL is opposite to applied voltage. इधर E है तो ये इसका है, उसकी डायरेक्शन है। एट इनफिनिट टाइम ये 0 हो जाएगा। क्यों? इनफिनिट टाइम में करंट कांस्टेंट हो जाता है। करंट कांस्टेंट हो गया, अब चेंज होना बंद हो गया, डी आई बाई डी टी 0 हो गया, तो उसमें कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इट विल बी 0. So if I sketch a graph of EL versus T, so at T equals to 0 माइनस E के बराबर होता है, बढ़ते 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 एक्सपोनेंशियली इनफिनिट टाइम पे जाके 0 हो जाएगा। So EL at the beginning is minus E and at infinite time it grows to attain 0 value. ओके आया समझ में? हाँ सर। हाँ सर। ओके अब देखो यहाँ एक कहानी है टाइम कांस्टेंट की। तो टाइम कांस्टेंट क्या होगा? करंट का फॉर्मूला क्या बना? E बाय आर 1 माइनस ई रेस टू माइनस आर टी बाय। अगर t का वैल्यू में L बाय आर डाल दो, सपोज करो t का वैल्यू L बाय आर डाल दो, तो यहां सब्स्टिट्यूट करो, करंट क्या बचेगा? बोलो। R into 1 minus 1 by E. I is equal to E by R into 1 minus 1 by E. E का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2.718 के आसपास। तो 1 by 2.7 कितना होगा? 0.37 के आसपास। ये वैल्यू जो आएगी 0.37 के आसपास आएगी। तो 1 माइनस 0.37 0.63 ई बाय आर। तो जो करंट है दैट इज नियरली 63% ऑफ मैक्स करंट। अब देखो यहाँ पे क्या ये सब टाइम पास कर रहे हैं हम लोग। पिछले बार भी मैंने आपको समझाया था कि देखो पूरी तरह से करंट तो कभी नहीं फ्लो होगा। मुझे पता करना है कि हाउ मच टाइम इट टेक्स टू अटेन मैक्स करंट। तो आंसर इज इन्फिनिटी बाय मैक्स करंट। तो इन्फिनिट टाइम पे आता है। मैक्स करंट कभी आता ही नहीं है। मैक्स करंट आता है कब? इन्फिनिट टाइम पे। तो मैक्स करंट इज अटेन्ड एट इन्फिनिट टाइम। ठीक है, तो हम क्या करें भाई? इन्फिनिट टाइम का वेट तो नहीं कर सकते। तो मैंने बोला कि चलो आप इन्फिनिट में बताओ, ये बताओ 63% करंट बिल्ड होने के लिए कितना टाइम जाता है? तो आपने बोला कितना टाइम जाएगा? L बाय आर। तो आफ्टर L बाय आर सेकेंड्स करंट अटेन्ड बाय करंट इन द LR circuit is 63% of max current. So this gives us an idea of time delay.
कि हाउ मच टाइम इट टेक्स टू, मतलब इन द सर्किट टू अटेन सर्टेन वैल्यू ऑफ करंट। नहीं मजा आ रहा ना? हेलो, समझा सर। पक्का समझा? सी, मुझे कंपेयर करना है, दो सर्किट है, दो एलआर सर्किट है, मुझे कंपेयर करना है कि किसमें ज्यादा टाइम लगता है करंट बनने के लिए, किसमें जितना टाइम लगता है ज्यादा। आप बोलोगे सर दोनों में इनफाइनाइट टाइम लगता, तो मैं कैसे कंपैरिजन बनाऊं? मैंने कहा चल अच्छा ठीक है भाई, तू ये मत बता कि मुझे फुल करंट कितने देर में बनना, यू टेल मी 63% करंट कितनी देर में बनना। बोला हाँ ये मैं बता सकता हूँ। तो ये मुझे जो रेशियो है ये मुझे आइडिया देगा टाइम डिले का, कि कितना टाइम लगता है, किस रेट से करंट बढ़ता है किसी भी सर्किट में। भाई लगता फुल करंट फ्लो होने के लिए तो दोनों में, सब में इन्फिनिट टाइम ही लगता है। फुल करंट फ्लो होने के लिए, मैक्स करंट आने के लिए तो सब में इन्फिनिट टाइम ही लगता है। तो मुझे वो स्टोरी नहीं चाहिए, मुझे बता दो आपकी 63% करंट बनने के लिए कितना टाइम लगता है, तो वो आप बता दोगे मुझे, हो जाएगा मेरा काम। आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। पक्का? सो आपको मुझे ये बताना होगा कि 63% करंट बनने के लिए कितना टाइम लगता है, और उसी टाइम को हमने नाम दिया है टाइम कांस्टेंट। सो टाइम कांस्टेंट टाउ से डिनोट करेंगे हम लोग। तो टाइम कांस्टेंट ऑफ एलआर सर्किट इज L by R, whereas time constant of RC circuit was R into C। ओके, क्लियर है? हाँ सर। ठीक है। पता नहीं गला कुछ ज्यादा दुख रहा है मेरा, मैं बंद कर रहा हूँ आज। कल मैं एक्स्ट्रा क्लास रख रहा हूँ, कितने बजे? 9:45 बजे, 9:45। फिर भी मैं ग्रुप में